Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है यूसेज ऑफ कंजंक्शंस फॉर एक्सरसाइज 4। तो आइए एक्सरसाइज 4 के लिए यूसेज ऑफ कंजंक्शंस को पढ़ना और समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 18। तो रूल नंबर 18 कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन। तो कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन का अर्थ हुआ शर्त बोधक या शर्तों को प्रकट करने वाले या दिखाने वाले या एक्सप्रेस करने में मदद करने वाले कंजंक्शंस। दी फॉलोइंग आर कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन। कंडीशन यानी शर्तों को दिखाने के लिए इन कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इफ है, अनलेस है। अनलेस थर्ड वीडियो में या यूं कहिए कि शायद सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज के लिए जो वीडियोस बनाए हैं उनमें अनलेस आया है। प्रोवाइडेड, तो अनलेस मतलब इफ मतलब यदि, इन केस तो नहीं लेकिन ऑन दैट कंडीशन और इन दैट कंडीशन। अनलेस मीन्स इफ सब्जेक्ट डज नॉट, इस तरह से। प्रोवाइडेड का भी मतलब इफ ही होता है यानी यदि। प्रोवाइडेड दैट, तो प्रोवाइडेड दैट का भी मतलब क्या होता है? प्रोवाइडेड दैट का भी मतलब यदि ही होता है। यदि, परंतु यह तब जब के, या बशर्ते के, इस तरह से प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड का भी मतलब बशर्ते की हम लगा सकते हैं, दोनों एक ही है। मतलब प्रोवाइडेड दैट चाहे तो लगाए चाहे तो न लगाए। इसी तरह से इन केस, तो इन केस का मतलब होता है यदि, स्थिति में, अवस्था में, अगर ऐसा न हो कि, इस तरह से। अगर ऐसा हो जाए तो, ये इन केस का अर्थ होता है। सपोजिंग दैट मतलब सपोज करते हुए, ध्यान में रखते हुए या सोच में रखते हुए या सोच कर या ऐसा सोच कर, यह अर्थ सपोजिंग के लिए होता है। तो आइए इनके एग्जाम्पल्स को हम पढ़ते हैं। ये सभी कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन होते हैं और इनके अर्थों के अनुसार इनका कैसे प्रयोग होता है ये देखिए। इफ यू आर ऑनेस्ट यू विल सक्सीड, तो इफ यह सबसे शुरू में आता है। इफ यू आर ऑनेस्ट यू विल सक्सीड, अगर तुम ऑनेस्ट हो तो तुम जीतोगे यानी तुम सफल होगे। अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू विल नॉट सक्सीड, मतलब अनलेस यू आर ऑनेस्ट मीन्स इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट, यानी कि ये तुम्हारे जीतने यानी सफल होने की जो शर्त है वह तुम्हारा ऑनेस्ट होना है। मीन्स इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट मीन्स यू नीड टू बिकम ऑनेस्ट। सो अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू विल नॉट सक्सीड, यानी कि जब तक तुम ऑनेस्ट नहीं होगे या बनोगे तब तक तुम जीत नहीं सकते या सफल नहीं हो सकते। यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू आर ऑनेस्ट, यानी तुम सफल हो जाओगे या सफल होगे बशर्ते के। प्रोवाइडेड मीन्स बशर्ते की, यदि तुम क्या बनो, यू आर ऑनेस्ट, अगर तुम ऑनेस्ट हो जाओ, बशर्ते कि तुम ऑनेस्ट हो तो तुम जो है, परंतु शर्त यह है कि तुम ऑनेस्ट बनो, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे। प्रोवाइडेड यू आर ऑनेस्ट, यानी अगर तुम ऑनेस्ट बनो। ही विल सक्सीड प्रोवाइडेड दैट ही डील्स ऑनेस्टली, तो वह सफल हो जाएगा। ही विल सक्सीड प्रोवाइडेड दैट मीन्स इफ ही डील्स ऑनेस्टली, तो प्रोवाइडेड का मतलब इफ ही होता है। प्रोवाइडेड दैट इफ ही डील्स ऑनेस्टली, और बशर्ते कि वह ऑनेस्टली डील करे यानी कि ईमानदारी से कार्य करे तो वह सफल हो जाएगा। तो यह प्रोवाइडेड दैट का मतलब इफ ही होता है। आई विल गो अलोन इन केस ही डजंट कम, मीन्स मैं मतलब अकेला जाऊंगा। तो इन केस मतलब यदि भी हम कह सकते हैं यहाँ इनके लिए। यदि वह नहीं आएगा तो ऐसे भी कह सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं ऐसी अवस्था में, यानी ऐसा न हो कि वह न आए, तो ऐसा न हो कि वह न आए तो फिर मैं अकेला ही जाऊंगा। तो इस तरह से यदि वह, लेकिन यहाँ यह हमेशा एक वीडियो में मैंने कहा भी है, लेकिन मैं फिर से आपको, इन केस का अर्थ यदि मतलब इफ सीधा, यानी जहाँ इफ लगाते हैं वहां इन केस हर जगह नहीं लगा सकते। इन केस का अर्थ अलग होता है, इफ का अलग होता है, तो यह भी ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर इस कंडीशन को दिखाता हुआ इन केस का अर्थ हिंदी में यदि ही यहाँ पर फिट होता है। आई विल गो अलोन इन केस ही डजंट कम,
सपोजिंग दैट ही इज ऑनेस्ट, या सोच कर या सपोज करके कि वह ऑनेस्ट है, ही विल सक्सीड, यानी कि अगर वह ऑनेस्ट है या यह सोच करके कि वह ऑनेस्ट है, वह सफल हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो कंजंक्शंस है, ये सभी कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन है। और कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन का प्रयोग आपने देखा कि ये अर्थ के मुताबिक, अपने अर्थ के मुताबिक ये यूजुअली सेंटेंस के शुरू में ये प्रयोग होते हैं और सेंटेंस के बीच में भी ये प्रयोग अर्थ के मुताबिक होते हैं और अर्थ के मुताबिक ही इनके टेंसेस का निर्धारण होता है। दूसरा है रूल नंबर 19, कंजंक्शंस ऑफ कॉज। कंजंक्शंस ऑफ कॉज का मतलब है कि कारण दिखाने या बताने वाले कंजंक्शंस। द फॉलोइंग कंजंक्शंस शो कॉज, ये जो निम्न प्रकार के कंजंक्शंस हैं ये कॉज दिखाते हैं, यानी कि कारण दिखाते हैं, यानी कोई काम क्यों हुआ, इस तरह से इस तरह के कारण को दिखाने के लिए जो कंजंक्शंस प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बिकॉज मतलब क्योंकि, सिंस का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में भी होता है और चूंकि के अर्थ में भी होता है, लेकिन दोनों ही कारण का दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एज भी क्योंकि या चूंकि के अर्थ में ही प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग भी क्योंकि के अर्थ में होता है। दैट का प्रयोग की के अर्थ में होता है, इसका कारण है कि, इस तरह से कहते हैं तब दैट का प्रयोग करते हैं। कंसिडरिंग दैट मतलब यह सोच करके या ध्यान में रख करके, इस विचार से कि, इसका विचार करके के, जब ऐसी स्थिति या ऐसा मीनिंग होता है तब कंसिडरिंग दैट का प्रयोग करते हैं। सीइंग दैट भी कंसिडरिंग दैट की तरह ही होता है। सीइंग दैट कंसिडरिंग में कहते हैं ध्यान में रख करके, सीइंग दैट मतलब देख करके, इस तरह से हो जाता है, देख करके या देखा कि, इस तरह से। नाउ दैट, तो नाउ दैट का भी मतलब चूंकि के अर्थ में भी होता है और अब के अर्थ में भी होता है, क्योंकि अब के अर्थ में भी नाउ दैट का प्रयोग हो सकता है, नाउ दैट। एंड इन दैट का प्रयोग क्योंकि या के कारण से या इस बात में, इसमें भी इन दैट का प्रयोग हो जाता है। इसी तरह से इन एज मच एज का मतलब क्या है, इन एज मच एज यद्यपि, क्योंकि, चूंकि, इस कारण से या इससे मिलते जुलते अर्थ होते हैं या यही अर्थ होते हैं, इनमें इन एज मच एज का प्रयोग करते हैं। जहां नाउन प्लस दैट आता है तो नाउन प्लस दैट मतलब क्योंकि या चूंकि, इसी अर्थ में, चूंकि अब कोई चीज है, नाउ दैट ही इज फुलिश, अभी एग्जांपल आएगा तो बताएंगे। एडजेक्टिव दैट में भी वही, हालांकि कोई चीज ऐसी है, हालांकि वह अच्छा है, हालांकि वह बुरा है, इस तरह के उसमें कहते हैं। तो चूंकि वह, क्योंकि वह, इस तरह से, क्योंकि वह ऐसी चीज है, क्योंकि वह वैसी चीज है। तो इस तरह से नाउ दैट और एडजेक्टिव दैट का, एडजेक्टिव दैट मीन्स नाउन प्लस दैट और एडजेक्टिव प्लस दैट का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर नाउन आता है उसके बाद दैट आता है, एडजेक्टिव आता है उसके बाद दैट आता है। तो आगे आइए इसके एग्जाम्पल्स को हम पढ़ते हैं। जैसे कहा ही फेल्ड बिकॉज, वह फेल हो गया, बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी रेगुलरली, क्योंकि उसने पढ़ाई ठीक से नहीं की थी इसलिए वह फेल हो गया। तो यह बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग रीजन को दिखाता है, तो ही फेल्ड बिकॉज। इसी तरह से सिंस इट इज रेनिंग आई कैन नॉट गो, चूंकि यानी कि चूंकि यह बारिश हो रही है। चूंकि हम कब कहते हैं, यूजुअली हम इसलिए कहते हैं कि जिस व्यक्ति से हम कह रहे हैं उस व्यक्ति को भी पता है कि बारिश हो रही है। तो इसलिए जब उस व्यक्ति को भी पता है कि बारिश हो रही है तब हम कहते हैं कि सिंस इट इज रेनिंग, यानी चूंकि इट इज रेनिंग आई कैन नॉट गो, तब यहां इसका अर्थ चूंकि होता है। एज इट इज रेनिंग मीन्स बिकॉज इट इज रेनिंग आई कैन नॉट गो, बिकॉज इट इज रेनिंग आई कैन नॉट गो, या चूंकि, क्योंकि यह बारिश हो रही है मैं नहीं जा सकता, चूंकि क्योंकि यह बारिश हो रही है मैं नहीं जा सकता, दोनों ही अर्थ में एज का प्रयोग किया जाता है। कंसिडरिंग दैट वॉज वेरी कोल्ड, कंसिडरिंग दैट इट वॉज वेरी कोल्ड ही डिड नॉट गो फॉर स्विमिंग। कंसिडरिंग दैट यहाँ पर इट आएगा, कंसिडरिंग दैट इट वॉज वेरी कोल्ड, या देख कर कि वह, कंसिडरिंग दैट इट वॉज वेरी कोल्ड ही डिड नॉट गो फॉर स्विमिंग, यह सोच कर कि वह, तो ये क्या है, उसके न जाने का कारण है कि बहुत सर्दी थी। कंसिडरिंग दैट इट वॉज वेरी कोल्ड, यानी कि उसके जाने का जो न जाने का जो कारण है वो क्या है कि बहुत ज्यादा
क्या था, कोल्ड थी। ही डिड नॉट गो फॉर स्विमिंग, इसलिए वह स्विमिंग के लिए नहीं गया। तो कंसिडरिंग दैट, सोचकर, ध्यान में रख कर के। वी स्टार्टेड लेट फॉर द मॉर्निंग वॉज वेरी कोल्ड। तो वी स्टार्टेड लेट, हमने स्टार्ट किया, क्यों, क्योंकि द मॉर्निंग वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि जो मॉर्निंग थी वह बहुत ही ठंडी थी या सर्दी थी उस दिन। आई एम ग्लैड दैट ही हैज पास्ट। तो यहाँ पे मैं ग्लैड हूँ, खुश हूँ, क्यों हूँ, क्योंकि वह पास हो गया है। तो यहाँ क्योंकि नहीं कहते, बल्कि कहते मैं खुश हूं कि वह पास हो गया। तो दैट ही हैज पास्ड, यानी यहाँ भी रीजन को एक्सप्रेस कर रहा है दैट, लेकिन इसका मतलब क्योंकि नहीं है बल्कि की है। सीइंग दैट द मॉर्निंग वॉज वेरी फॉगी, या देख करके सुबह बहुत ही फॉगी थी, यानी कि कोहरा युक्त थी। वी स्टार्टेड लेट, हमने लेट स्टार्ट किया। तो सीइंग दैट मतलब कंसिडरिंग दैट, सीइंग दैट, अंडरस्टैंडिंग दैट और फाइंडिंग दैट, यानी यह देख कर, ध्यान में रख कर, निर्णय लेकर कि वह जो सुबह थी वो फॉगी थी, कोहरा युक्त थी। वी स्टार्टेड लेट, हमने लेट स्टार्ट किया। नाउ दैट यू हैव कम, तो नाउ दैट यू हैव कम मतलब चूंकि या क्योंकि अब तुम आ गए हो। नाउ दैट यू हैव कम, चूंकि तुम अब आ गए हो या क्योंकि अब तुम आ गए हो। आई कैन टेक अ लिटिल रेस्ट, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट ले सकता हूँ। तो रेस्ट लेने के पीछे का कारण क्या है कि अब तुम आ गए हो, क्योंकि अब तुम आ गए हो। इसी तरह से ही डिजर्व्स प्राइज इन दैट ही हैज सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन। इन दैट मतलब क्योंकि वह अब फर्स्ट डिवीजन उसकी आ गई है, तो ही डिजर्व्स प्रेज, अब उसको प्रशंसा को वह प्रशंसा का मतलब प्रशंसा को डिजर्व करता है, यानी प्रशंसा पाने को डिजर्व करता है, के लायक है, योग्य है, कि क्षमता या यूं कहिए का प्रशंसा पाने का वह हक रखता है, ऐसे भी कह सकते हैं। इन दैट मीन्स क्योंकि या के कारण से ही हैज सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि वह फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर ली है उसने, इसलिए वह प्रशंसा का अधिकारी है, ऐसे कह सकते हैं। ही मस्ट सफर इन एज मच एज ही इज सो लेजी। तो इन एज मच एज, हालांकि इसका मीनिंग यद्यपि भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्योंकि ही इज सो लेजी, क्योंकि वह बहुत लेजी है, क्योंकि वह बहुत लेजी है, इसलिए ही मस्ट सफर, उसको समस्याएं आनी ही चाहिए या उसको पीड़ित होना ही चाहिए, क्योंकि वह बहुत आलसी है। अ फूल दैट ही इज, क्योंकि वह बहुत बड़ा मूर्ख है। अ फूल दैट, तो यह नाउन उसके बाद दैट, अ फूल दैट ही इज, क्योंकि वह एक मूर्ख है। अ फूल दैट मतलब क्योंकि वह एक मूर्ख है। ही मस्ट सफर, इसलिए उसको सफर होना ही चाहिए, यानी कि उसको पीड़ित होना ही चाहिए, उसके जीवन में संकट आने ही चाहिए। 12 फूलिश दैट हिज एक्शंस आर, तो फूलिश दैट हिज एक्शंस आर, यानी कि चूंकि या क्योंकि उसके जो एक्शंस है वो मूर्खता पूर्ण है। तो यह क्या है, ये अ फूल दैट, ये नाउन प्लस दैट है, फूलिश दैट एडजेक्टिव प्लस दैट है, और दोनों ही का मतलब क्योंकि ऐसा है, क्योंकि वह मूर्ख है। अ फूल दैट ही इज, क्योंकि वह मूर्ख है। फूलिश दैट हिज एक्शंस आर, क्योंकि उसके जो एक्शंस है वे मूर्खता पूर्ण है। ही मस्ट सफर, तो यहाँ पर ये इस तरह से एडजेक्टिव प्लस दैट क्योंकि के अर्थ लगा करके जो इनका ट्रांसलेशन होता है, फिर वह ट्रांसलेशन का प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि कहकर, क्योंकि उसके एक्शंस मूर्खता पूर्ण है। अ फूल दैट ही इज, क्योंकि वह एक मूर्ख है। ही मस्ट सफर, तो ये नाउन प्लस दैट का मीनिंग होता है, और फुलिश दैट का मीनिंग मैंने आपको इस तरह से बताया, ही मस्ट सफर। नाउ रूल नंबर 20, कंजंक्शंस ऑफ टाइम। तो रूल नंबर 20 में हम कंजंक्शंस ऑफ टाइम को डिस्कस करेंगे। कंजंक्शंस ऑफ टाइम क्या है, जैसे व्हेन है, व्हाइल है, बिफोर है, आफ्टर है, टिल है, अनटिल है, सिंस है, एज सून एज है। तो व्हेन मतलब जब, वाइल मतलब जब। वाइल का अर्थ दो अर्थों में हम इसका प्रयोग करते हैं, पिछले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है, वहां पर जाकर के फिर से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बिफोर से पहले या पहले, आफ्टर मतलब बाद के बाद, टिल मतलब अप टू द टाइम व्हेन तक, अनटिल भी अप टू द टाइम व्हेन तक, सिंस मतलब से या जब से। इसी तरह से एज भी जो है जब, और एज सुन एज मतलब जैसे ही, तुरंत।
तो इस अर्थ में हम इनका प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स को हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स इनके क्या क्या कहते हैं। कंजंक्शंस ऑफ टाइम हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कंजंक्शंस ऑफ टाइम, एज मतलब फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो व्हेन यू कम, तो अप टू द टाइम व्हेन यू, आई विल गो व्हेन यू कम मतलब जब तुम आओगे। आई विल गो व्हेन यू कम यानी जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। शी कुक्स हर फूड वाइल द चाइल्ड स्लीप्स, तो जब बच्चा सोता है तब वो अपना खाना पकाती है। तो उसमें तक एक तो वाइल ड्यूरेशन दिखाता है और पैरेलल एक्शन दिखाता है। तो यहाँ पर क्या है, पैरेलल एक्शन दिखा रहा है, यानी जब बच्चा सोता है शी कुक्स हर फूड, यानी कि एक तरफ बच्चा सोता है, जैसे बच्चा सोना शुरू करता है वैसे वह अपना खाना पकाना शुरू करती है। तो शी कुक्स हर फूड वाइल द चाइल्ड स्लीप्स, जब बच्चा सोता है तब वह खाना पकाती है। आई शैल गेट अप बिफोर द सन राइजेस, यानी कि सूर्य के उगने से पहले मैं जग जाऊंगा या मैं जगूंगा या उठूंगा। इसी तरह से ही रिटायर्ड टू बेड, वह सोने के लिए चला गया या बिस्तर में चला गया या बिस्तर में लेट गया। आफ्टर द शो वॉज ओवर, तो ये आफ्टर मतलब के बाद, द शो वॉज ओवर शो को खत्म होने के बाद। वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न, मतलब जब तक मैं लौटता हूँ, यहाँ टिल का मतलब जब तक मैं लौटता हूँ, टिल मतलब जब तक। आई रिटर्न, वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न, जब तक मैं लौटता हूँ तब तक मेरा इंतजार करें। डोंट गो होम अंटिल आई कम, यानी कि जब तक के ना, मीन्स अप टू द टाइम व्हेन आई कम, यानी डोंट गो होम घर पर मत जाओ या जाना, until I come means up to the time when I come, यानी जब तक कि मैं न आऊं तब तक घर मत जाना। I have known him since he was a child, मैं उसको जानता हूं since he was a child, यानी जब वह बच्चा था। तो since का मतलब ही होता है कि पास्ट में दिए गए किसी समय बिंदु से लेकर जब हम बोल रहे हैं बात तब तक। तो जब वह बच्चा था, सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, ये पास्ट का टाइम हो गया। सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, जब वह बच्चा था। आई हैव नोन हिम, मैं उसको जानता हूं तब से, यानी जान चुका हूं, लेकिन हिंदी में हम कहते हैं जानता हूं। ही वोक अप एज द क्लॉक स्ट्रक 6, यानी जैसे ही घड़ी ने 6 बजाया वैसे ही वह जग गया। तो एज मतलब जैसे ही। एंड इसी तरह से ही गॉट अप एज सून एज ही सॉ मी, यानी जैसे ही उसने मुझे देखा। एज सून एज ही सॉ मी, जैसे ही उसने मुझे, जितनी जल्दी उसने मुझे देखा। ही गॉट अप, वह उठ गया। तो ही गॉट अप एज सून एज ही सॉ मी, जैसे ही उसने मुझे देखा वह उठ गया। आई शैल मीट यू व्हेन यू कम नेक्स्ट, जब तुम अगली बार आओगे तब मैं तुमसे मिलूंगा। तो व्हेन यू कम नेक्स्ट, तो यहाँ व्हेन मतलब जब तुम अगली बार आओगे। नोट इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द फ्यूचर टेंस, तो प्रिंसिपल क्लॉज वह होती है जो किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होती है, यह भी समझ लीजिए। इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द फ्यूचर टेंस, अगर कोई प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में होती है। प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी, जो किसी कंजंक्शन से स्टार्ट न हो रही हो, उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द फ्यूचर टेंस, अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में होती है या हो। दी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज बिगिनिंग विद कंजंक्शंस ऑफ टाइम, तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो कि कंजंक्शंस ऑफ टाइम से स्टार्ट होती हैं, शुड बी यूज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट, उनको सिंपल प्रेजेंट में यूज करना चाहिए, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाना चाहिए। नॉट इन फ्यूचर टेंस, उनको फ्यूचर टेंस में यूज नहीं किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सी सेंटेंस नंबर 1, 3, 10 अबव, 1, 3 और 10 अबव एग्जाम्पल्स को देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं। द क्लॉज फॉलोइंग आफ्टर इज यूजुअली इन द प्रेजेंट परफेक्ट, द क्लॉज जो होती है, जो फॉलोइंग आफ्टर यानी कि आफ्टर के बाद जो आने वाली जो क्लॉज होती हैं वो अधिकांशतः प्रेजेंट परफेक्ट में होती है। नॉट इन सिंपल प्रेजेंट, वो अधिकांशतः सिंपल प्रेजेंट में नहीं होती हैं। हालांकि ऐसा कोई पर्टिकुलर नियम नहीं, लेकिन यूजुअली यहाँ पर हमें देखा जाता है कि अगर वो काम के खत्म होने की ओर इशारा कर रहे हैं तो फिर वह प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल ही विल रिटर्न आफ्टर द ट्रेन हैज लेफ्ट, तो वह तब वापस आएगा, वह वापस आएगा जब ट्रेन जा चुकी होगी तब वापस आएगा। तो इस तरह से जब ट्रेन के जाने की स्थिति हमें अगर दिखानी है, यानी कि इस काम को फिनिश होना दिखाना है, तो फिर हमको आफ्टर के बाद इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही कहना चाहिए। इस स्थिति में हम इसको प्रेजेंट मतलब जो क्लॉज जो आफ्टर के बाद जो क्लॉज आती है, तो आफ्टर के बाद मतलब यहाँ द क्लॉज फॉलोइंग आफ्टर मीन्स आफ्टर के बाद आने वाली क्लॉज, तो वो कौन सी है, द ट्रेन हैज लेफ्ट, ये क्लॉज है फॉलोइंग आफ्टर। फॉलोइंग आफ्टर इज यूजुअली इन द प्रेजेंट परफेक्ट, ये किस में है, हैज लेफ्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है। रूल 21, यूज ऑफ टेंस इन कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में टेंस का प्रयोग, कंडीशनल सेंटेंसेस में टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं या क्या करते हैं, देखिए। कंडीशनल और सपोजिशन सेंटेंसेस कैन बी रिटन इन 3 टेंसेस, शर्त बोधक वाक्य या फिर सपोजिशन। सपोजिशन मतलब ऐसे जिनमें हम कोई कल्पना करते हैं, जैसे कि मानो कि, इस तरह के सेंटेंसेस, अगर मैं होता, अगर तुम जाते, तो ये कल्पना करने वाले भी हैं और कंडीशनल भी हैं, यानी कि ये शर्त बोधक भी है। तो ऐसे सेंटेंस को 3 टेंसेस में मैनुअली लिखा जाता है। एक तो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम इफ, सिंपल फ्यूचर टेंस में एक तो लिखा जाता है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे लिखा जाता है, देखिए। इफ यू स्टार्ट अर्ली यू विल रीच इन टाइम, तो ये इफ यू स्टार्ट अर्ली, ये भी हम फ्यूचर टेंस के लिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं इफ क्लॉज में। यहां कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लिखा जाता है, यानी कि इफ यू विल स्टार्ट अर्ली ऐसे नहीं लिखा जाता है। इफ वाली क्लॉज में हमेशा सिंपल प्रेजेंट आता है। इसके बाद जो मेन क्लॉज आती है ये हमेशा सिंपल फ्यूचर में होती है। तो इसलिए कहा कि 3 तरह से लिखा जाता है। एक तो सिंपल फ्यूचर में लिखा जाता है, इफ यू स्टार्ट अर्ली यू विल रीच इन टाइम। इसी तरह से इफ यू आर ऑनेस्ट यू विल बी रिस्पेक्टेड, अगर तुम ऑनेस्ट होगे तो तुम्हारा सम्मान किया जाएगा, यू विल बी रिस्पेक्टेड। इस तरह से ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर इफ वाली क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है एंड ये सिंपल फ्यूचर में होती है। तो इफ यू स्टार्ट अर्ली यानी अगर तुम जल्दी स्टार्ट करोगे या जल्दी चलोगे या जाओगे, यू विल रीच इन टाइम, तो तुम टाइम से पहुंच जाओगे। इफ यू आर ऑनेस्ट, अगर तुम ऑनेस्ट बनोगे या ईमानदार होगे या ईमानदार हो बनो, यू विल बी रिस्पेक्टेड, तो तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। इन दीज सेंटेंसेस द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन सिंपल फ्यूचर, तो प्रिंसिपल क्लॉज जो बिना किसी कंजंक्शन के स्टार्ट होती है, तो ये यू विल बी रिस्पेक्टेड, ये इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, मतलब इसके शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं है। यू विल रीच इन टाइम, इसके भी शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं है, तो इसलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज इज इन सिंपल फ्यूचर टेंस, तो इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है। वाइल दी सबॉर्डिनेट कंडीशनल क्लॉज इज इन प्रेजेंट टेंस, जबकि ये जो सबॉर्डिनेट कंडीशनल जिसमें इफ होता है इसको हम कंडीशनल कहते हैं। तो जो कंडीशनल क्लॉज है वह किस में है, वह प्रेजेंट टेंस में है। तो कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होती है, सिंपल प्रेजेंट में होती है, और उसके साथ प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है वह सिंपल फ्यूचर टेंस में होती है। यही यहाँ पर बताया या समझाया गया है। हम इसको ऐसे नहीं कह सकते इफ यू विल स्टार्ट अर्ली यू विल रीच इन टाइम, हम ऐसे नहीं कह सकते। ऐसे कहेंगे तो यह गलत हो जाएगा। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, यह सेंटेंस गलत है, बिकॉज द कंडीशनल क्लॉज बिगिनिंग विद इफ, क्योंकि जो कंडीशनल क्लॉज है जो इफ से स्टार्ट हो रही है इज इन फ्यूचर टेंस, यह किस में है, ये फ्यूचर टेंस में। तो इफ के साथ स्टार्ट होने वाली कंडीशनल क्लॉज फ्यूचर टेंस में नहीं होनी चाहिए। बी पॉइंट है सिंपल पास्ट टेंस। तो एक तो सिंपल फ्यूचर टेंस में, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस में। इफ ही बिल्ट 2 हाउसेज ही वुड गिव यू 1, तो अगर उसने 2 मकान बनाए तो वह तुमको 1 दे देगा। तो इसमें सिंपल पास्ट में हम कहते हैं।
यानी कि इफ वाली क्लॉज भी सिंपल पास्ट में होती है और यहाँ विल की जगह वुड हो जाता है, तो ये वुड भी सिंपल पास्ट में होता है क्योंकि वुड जो है वह भी विल की सेकंड फॉर्म ही है। तो इफ ही बिल्ड 2 हाउसेस, अगर उसने 2 मकान बनाए, ही वुड गिव यू 1, तो वह तुम्हें 1 दे देगा। इसी तरह से इफ आई सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन ही वुड गिव मी अ गोल्डन वॉच, अगर मेरी पहली पोजीशन आई या पहली पोजीशन मैंने प्राप्त की, ही वुड गिव मी अ गोल्डन वॉच, तो फिर वह मुझे एक सोने की घड़ी देगा या गोल्डन वॉच देगा। तो ये भी पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, और ये भी सिंपल पास्ट में है। इफ यू, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर मैंने ऐसा किया, यानी इफ आई सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की, यानी अभी की नहीं है, करने की संभावना है, ही वुड गिव मी अ गोल्डन वॉच, तो वह मुझे गोल्डन वॉच देगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक तरह की कल्पना कर रहे हैं या फिर हम एक कंडीशन बता रहे हैं। इफ यू डिस्कवर्ड द ट्रेजर, अगर तुमको खजाना मिला, यू वुड गेट योर शेयर, तो तुम जो है अगर तुमने खजाना तलाशा या खोजा, खोजने में सफल हो गए, इफ यू डिस्कवर्ड द ट्रेजर यू वुड गेट योर शेयर, तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा या तो तुम अपना हिस्सा प्राप्त करोगे। तो इसमें काम हुआ नहीं है, लेकिन इसमें काम होने की संभावना काफी कुछ होती है। नोट इन दीज सेंटेंसेस पास्ट टेंस शोज प्रेजेंट, तो जो पास्ट टेंस है वो तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को शो करता है। इन दीज सेंटेंसेस पास्ट टेंस शोज प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी ये जो सेंटेंसेस है इनमें जो पास्ट टेंस है वो प्रेजेंट और फ्यूचर को, जैसे कहा गया इफ यू डिस्कवर्ड द ट्रेजर, यानी अगर तुमने ट्रेजर यानी खजाना खोजा, खोजा तो किस समय को इंडिकेट करता है, प्रेजेंट को या फिर फ्यूचर को इंडिकेट करता है। यू वुड गेट योर शेयर, तो तुम्हें तुम्हारा शेयर मिल जाएगा या तो तुम अपना हिस्सा प्राप्त करोगे, तो ये भी किसको इंडिकेट करता है, फ्यूचर को इंडिकेट करता है। इस तरह से नाउ पॉइंट सी में क्या है, पास्ट परफेक्ट, तो यानी एक में तो सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर यूज किया जाता है, दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट यूज किया जाता है, एंड तीसरे में पास्ट परफेक्ट यूज किया जाता है। सी में तीसरी कंडीशन क्या है जिसमें पास्ट परफेक्ट यूज किया जाता है। इफ आई हैड बिल्ट 2 हाउसेज आई वुड हैव गिवन यू 1, यानी अगर मैं 2 मकान बनाता तो आई वुड हैव गिवन यू 1, तो मैं तुम्हें 1 दे देता। इफ आई हैड सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, यानी अगर मैं फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करता, ही वुड हैव गिवन मी अ गोल्डन वॉच, तो वह मुझे एक गोल्डन वॉच दे देता। इफ यू हैड डिस्कवर्ड द ट्रेजर, अगर तुम ट्रेजर डिस्कवर करते यानी प्राप्त करते, खोजते, यू वुड हैव गॉट योर शेयर, तो तुम अपना शेयर प्राप्त करते। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें क्या होता है कि इनमें हम कहते तो है लेकिन सिर्फ हम एक कल्पना ही करते हैं, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं होता है, क्योंकि प्राप्त होने के जो टाइम होता है वह सब निकल चुका होता है। नाउ टू दीज सेंटेंसेस कैन ऑल्सो बिगिन विद हैड, इन सेंटेंसेस को हम हैड से भी स्टार्ट कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ इफ, यानी अगर हम यहाँ पर इफ हटा दे तो इन सेंटेंसेस को हम हैड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी ये जो हैड है इस हैड को हम यहाँ भी लगा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हमने इफ की जगह पर यह हैड लगा दिया और यहाँ पर यही क्वेश्चन मार्क नहीं रहा, फुल स्टॉप ही आया, तो इस हैड का मतलब यदि ही माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, हैड आई डिस्कवर्ड द ट्रेजर आई वुड हैव गॉट माई शेयर, तो यानी अर्थ इसका भी यही है। यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क होता तो क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो सकता था, तब ये सेंटेंस नहीं होता। तो हैड आई डिस्कवर्ड द ट्रेजर, अगर मैं ट्रेजर डिस्कवर करता, आई वुड हैव गॉट माई शेयर, तो मुझे मेरा शेयर मिल जाता। तो इसी तरह से इसके साथ ही कंजंक्शंस का चैप्टर फिनिश होता है। अब इसके बाद में प्रीपोजिशन का चैप्टर बहुत जल्दी आएगा, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको समझिए और लर्न करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।